नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। वे जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयसा और एसएफआई वामपंथी छात्र संगठन और एबीवीपी के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की एयर स्ट्रिप पर रविवार दोपहर बाद C-130J हरकुलिस विमान उतरा। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे हैं प्रदूषण से हालात। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए। विधानसभा के इतिहास में रविवार को पहली बार बाल सत्र हुआ, जिसमें 2 घंटे तक देश प्रदेश से आए बच्चों ने सदन चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। वे जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे और हाल ही में बनकर तैयार हुए वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे भोपाल आएंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री 3 घंटे 50 मिनट रहेंगे। वे शाम 4:20 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी पहली बार इतना लंबा वक्त भोपाल में गुजारेंगे। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जम्बूरी मैदान में आयोजित महासम्मेलन में प्रदेश भर के 37 जिलों के करीब 2 लाख आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया गया है। मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 8 केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश के आदिवासी नेता रहेंगे। जम्बूरी मैदान पर होने वाले सम्मेलन स्थल पर सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका प्रधानमंत्री अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण करीब 20 से 25 मिनट का हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होगा। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता का सम्मान भी करेंगे। प्रधानमंत्री को आदिवासी कलाकार बूरी बाई और भज्जू सिंह श्याम अपनी पेंटिंग भी भेंट करेंगे। पीएम के आगमन से पहले फिल्म गायक कैलाश खेर और चेन्नई पारंपरिक मांदल और शिवमणि की प्रस्तुति भी होगी। मोदी यहां से दोपहर 12:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रवाना हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयसा और एसएफआई वामपंथी छात्र संगठन और एबीवीपी के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वामपंथी छात्रों ने उन पर हमला किया, जिसमें एबीवीपी के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेता आयशी घोष ने एबीवीपी पर लेफ्ट के छात्रों पर हमले का आरोप भी लगाया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने और हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक घायल हुए सदस्यों में महिला छात्र और दिव्यांग भी शामिल है, जिनका एम्स में इलाज कराया जा रहा है। वहीं आयशी घोष ने ट्विटर पर कुछ घायल छात्रों की फोटो पोस्ट करके लिखा कि एबीवीपी के गुंडों ने आज फिर जेएनयू में हिंसा फैलाई है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या इन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर रविवार दोपहर बाद C-130J हरकुलिस विमान उतरा। विमान की तेज गर्जना ने आसपास बसे गांव के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन दिनों ट्रायल की वजह से फाइटर प्लेन लोगों के बीच हैरानी का विषय बने हुए हैं। हर दिन फाइटर प्लेन एयर स्ट्रिप पर उतर रहे हैं। यह ट्रायल 16 नवंबर तक यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 3 फाइटर प्लेन आए थे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये 3 प्लेन एक्सप्रेसवे के ऊपर चक्कर लगाते रहे। एयर स्ट्रिप को टच करते हुए भी कई बार उड़े। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां जोरों पर है।
इस दिन एयर शो भी होना है, इसके लिए रिहर्सल हो रही है। इसी के तहत वायुसेना के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन में शामिल हरकुलिस को उतारकर एयर स्ट्रिप का टेस्ट किया गया। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरकुलिस विमान से लैंड करेंगे। यहां उनकी जनसभा के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल होर्डिंग्स भी लगा दी गई हैं। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर स्वागत संदेश और लोकार्पण कार्यक्रम लिखा हुआ है। फिलहाल आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। यहां लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार पहले ही इस बारे में निर्णय ले चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। यह निर्देश 17 नवंबर तक लागू रहेंगे। जिला प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में मुनादी करके इनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली और आसपास का हाल कितना बुरा है, यह आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता शहर भी शामिल है। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप द एयर ने यह नई सूची जारी की है। यह ग्रुप हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। यह ग्रुप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पार्टनर है। वहीं बुलंदशहर में AQI का स्तर 444 और लखनऊ में 187 है। उधर साथ लगे राज्य राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर समेत राज्य के 15 जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब है। विधानसभा के इतिहास में रविवार को पहली बार बाल सत्र हुआ, जिसमें 2 घंटे तक देश प्रदेश से आए बच्चों ने सदन चलाया। देश प्रदेश से 200 बच्चे विधायक और मंत्रियों की भूमिका में विधानसभा पहुंचे थे। बच्चों को मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायक की भूमिका दी गई। सदन में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई। बच्चों ने जनता से जुड़े सवाल और मुद्दे उठाए। शून्यकाल में परीक्षाओं में नेटबंदी और भाई भतीजावाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर हंगामा और वॉकआउट भी हुआ। बाल विधायक महेश पटेल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नेटबंदी की जाती है। सुरक्षा के लिए तो नेटबंदी ठीक है, लेकिन अपनी प्रशासनिक अक्षमताओं को ढकने के लिए नेटबंदी गलत है। नेटबंदी करने से जनता का बहुमत और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। 75 बार नेटबंदी करके राजस्थान कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग भी की गई। एक बाल विधायक ने कहा कि नकल के साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। चर्चा की अनुमति नहीं देने पर सदन से वॉकआउट भी किया गया। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के गया में नक्सलियों ने शनिवार देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां एक परिवार के 4 सदस्यों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 2 भाई और उनकी पत्नियां भी हैं। इसके बाद चारों के शवों को घर के बाहर फंदे पर लटका दिया गया और फिर घर को बम से उड़ा दिया गया। वारदात के बाद नक्सलियों ने घर के बाहर एक पर्चा भी चिपकाया है। इसमें बदला लेने के लिए इस परिवार के सदस्यों की हत्या की बात कही गई है। एसएसपी आदित्य कुमार ने घटना की पुष्टि की है। गया में कल यानी 15 नवंबर को चुनाव भी होना है। ऐसे में नक्सलियों की इस वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी बढ़ गई है। पुलिस के मुताबिक डुमरिया के मोनबारा जंगल से सटे इलाके में सरयू सिंह भोक्ता परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 2 बेटे और
उनकी पत्नियां थी। शनिवार को देर रात नक्सली ने घर पर धावा बोल दिया। सरयू सिंह भोक्ता के दोनों बेटे सत्येंद्र और महेंद्र और उनकी पत्नी मनोरमा देवी और सुनीता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद चारों शव को फंदे पर लटकाया, बम से घर भी उड़ा दिया। इस वारदात को कितने नक्सलियों ने अंजाम दिया है और वारदात के वक्त घर में कौन कौन था, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। जिन लोगों ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतर रखा था, उनमें बेहतर इम्यून सिस्टम तैयार हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक इससे इन लोगों को तुरंत किसी भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्सपर्ट ने देश में 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। अभी कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच में 12 से 16 सप्ताह का अंतर रहता है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि रिपोर्ट को विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा जाएगा। सूत्र ने कहा है कि हम नियमित आधार पर डेटा की समीक्षा कर रहे हैं और हमने बड़े पैमाने पर उपलब्ध टीकाकरण के डेटा का भी अध्ययन किया है। कोई भी निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों को देखकर ही लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कोविशील्ड के दोनों डोज के अंतर को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि डेटा से पता चलता है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 3 महीने के अंतराल से इम्यून सिस्टम में बेहतर सुधार हुआ है। भारत पाक के बीच में बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर आगामी 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है। इसका संकेत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुंग ने दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब से गए भाजपा नेताओं ने उनके आगे यह मुद्दा उठाया है, जिस पर पीएम ने गौर करने का भरोसा दिया है। पीएम के बाद भाजपा नेताओं की शाम को राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना की वजह से पिछले साल से बंद है। इसको लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और विरोधी अकाली दल भी मुद्दा उठाते रहे हैं। भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने भी इसकी पुष्टि की है कि संगत खुले तौर पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके, इसलिए यह मांग उठाई गई है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि वे चाहते थे कि किसानों की बात भी लेकर जाएं। इस बारे में किसान नेताओं को बताया गया था कि पीएम से मिलने जा रहे हैं, अगर वे अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो बता दें। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें 2 से 3 दिन का समय और चाहिए। लद्दाख के भाजपा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। वाराणसी पहुंचे नामग्याल ने रविवार को कहा कि राहुल की सोच को लेकर बात करना भी समय की बर्बादी है। देश के हित में बात और चर्चा होनी चाहिए। देश का युवा जानता है कि क्या सही और क्या गलत है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने देश में रहकर कर रहे हैं और इसका नमक खाकर भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को नेता मानना भी पाप है। उन्होंने कहा कि भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे की बात विपक्षी दलों की ओर से किया जाना अफवाह है। ऐसे में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वह लद्दाख आए, वे आकर देखें कि अब लद्दाख में हालात कैसे हैं। काफी दूर बैठकर बगैर जानकारी के कोई भी स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत और जयपुर में पैदल मार्च पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधा है। विधानसभा के बाहर प्रेस से रूबरू होते हुए कटारिया ने कहा कि पता नहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अपने ही पार्टी के शासित राज्य पंजाब को भी फॉलो नहीं किया है। गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग रखी है कि वो केंद्र सरकार के बराबर 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर घटाकर राजस्थान की जनता को तोहफा दें। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जयपुर में जन जागरण पैदल मार्च निकाले जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि जो महंगाई बढ़ी हुई है उस पर कांग्रेस चाहे कितना भी प्रदर्शन करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महंगाई का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल है, यह जग जाहिर है और सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पेट्रोल डीजल पर 5 और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। देश के 22-23 राज्यों ने भी अपना वैट घटाकर इसे थोड़ा और नीचे लाने का काम किया है, ताकि महंगाई के कारण
को कम किया जा सके, लेकिन पता नहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री किस जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अपने ही पार्टी के राज्य पंजाब का भी अनुसरण नहीं किया और जनता को ऐसा संकट में डाला है कि अब जनता सड़क पर आकर लड़ेगी, तभी शायद मुख्यमंत्री समझेंगे। उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जयपुर में डमी टाइगर बम बेचकर फिरौती मांगने वाला व्यक्ति कोई नहीं बल्कि व्यापारी के शोरूम पर काम करने वाला नौकर ही था। रविवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। डमी बम बेचकर व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मामले में पुलिस ने व्यापारी के नौकर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर केक के बॉक्स में डमी बम भेजा था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि कर्जा उतारने के लिए नौकर ने फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, जिसके बाद से ये जो घटना को अंजाम दिया गया। डीसीपी ईस्ट प्रहलादपुर कृष्णिया ने बताया कि अनीस अहमद, सुभाष और सुहालिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अनीस अहमद व्यापारी विभू गुप्ता के पास ही काम करता था। व्यापारी विभू ने 2 दिन पहले टाइगर बम भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक रिक्शा ड्राइवर पप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रिक्शा ड्राइवर से हुई पूछताछ में सामने आया है कि एक महिला ने उसे बॉक्स दिया था। उसी आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपितों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने मिलकर इसकी प्लानिंग की थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान के इशारे का इंतजार है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से 1-to-1 चर्चा कर चुकी हैं। अब राहुल गांधी के दिल्ली लौटने के बाद एक दौर की चर्चा होने के आसार है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद कभी भी दिल्ली से मंत्रिमंडल विस्तार और फिर राजनीतिक नियुक्तियों का मैसेज भी आ सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से ही सब कुछ तय होना है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सचिन पायलट की भूमिका पर भी जल्द फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में कॉमन फार्मूले को लेकर भी अभी पेच है। कांग्रेस हाईकमान का फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिलवाने की क्षमता रखने वाले चेहरे को आगे कर उन्हें मौका देने पर है। विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर ही लोकसभा चुनाव का दारोमदार टिका हुआ है। इसी कारण कांग्रेस के कोर वोट बैंक से जुड़े वर्गों के नेताओं को मंत्री और वोट निगम में पद देकर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने नाम दे चुके हैं। अब हाईकमान अपने हिसाब से मंत्रियों को बोर्ड निगम के अध्यक्ष के नाम सुझाएगा। उसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। भोपाल में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार शाम से आदिवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई पारंपरिक वेशभूषा में आए, जिनका ढोल ढमाकों के साथ स्वागत किया गया। कई जगह उन्हें दोना पत्तल में भोजन भी कराया गया। कई बसें रास्ते में खराब हो गई थी, इस कारण रात में ही दूसरी बसें भेजकर आदिवासियों को बुलाया जा रहा है। कुछ जगह भोजन पानी की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई। भोपाल में उमरिया, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिडौरी, मंडला, झाबुआ, नीमच, सिवनी, कटनी, खरगोन और अलीराजपुर के करीब 27,000 आदिवासी आ रहे हैं। ये रात में यहीं पर रुकेंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, विदिशा, रायसेन, रामगढ़, होशंगाबाद, देवास और इंदौर में भी आदिवासियों को 14 नवंबर की रात में ठहराया जाएगा। 15 नवंबर की सुबह होते ही उन्हें बसों से भोपाल के जम्बूरी मैदान पर ले जाया गया। भोपाल में शाम 7 बजे के बाद आदिवासी आने लगते हैं। मर्सी स्कूल रतनपुर में आने के मेन्यू में गुलाब जामुन और चावल भी रखा गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि आदिवासियों को फूल माला पहनाई गई। IIS
इंस्टीट्यूट रातीबर्न में न्यू मार्केट व्यापारी संघ ने खाने की व्यवस्था की। खाने में मीठा पुलाव भी रखा गया। भारत के रेलवे स्टेशन का नाम लेते ही भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की और आपाधापी में भाग दौड़ करते यात्री नजर आने लगते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह से लेकर यहां वहां गंदगी नजर आती है। लेकिन भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर, जो कि अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, कम से कम यह नजरें अब यहां नहीं दिखाई देंगी। हबीबगंज स्टेशन का कायापलट हो गया है। स्टेशन की आसान पार्किंग से लेकर अंदर प्रवेश करने पर एयरपोर्ट जैसा फील होगा। एक के साथ करीब 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी से लेकर मॉडर्न टॉयलेट, क्वालिटी फूड, म्यूजियम और गेमिंग जोन की सुविधा भी दी गई है। स्टेशन पर ही स्पा भी जल्दी ओपन होने जा रहा है। ऐसी कई सुविधाएं हैं जो इसे वर्ल्ड क्लास के दर्जे में लाकर खड़ा करती हैं। इसके बाद ही हबीबगंज रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर अबू आसिफ ने इसकी खासियत के बारे में भी बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्री लेशी सिंह पर लग रहे हत्या के आरोप के बाद उन्हें हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से मामले की जांच कराएं। सत्ता के लोगों का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है। नीतीश कुमार समय तय करें कि लेशी सिंह को कब तक हटाएंगे। अब और कितनी बहनें विधवा होंगी तब कार्रवाई होगी। जब ऐसी घटना होती है तो नीतीश कुमार मुंह में दही जमा कर गायब हो जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया है। अगर ठीक से हत्या और अन्य मामलों की जांच हो जाए तो नीतीश कुमार के सभी मंत्री बेऊर जेल में होंगे। गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार बन गया है। नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ में अंतर ही नहीं है। पटना में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन में एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा अपराध में। पहले गोली मारने वाले गोली मारकर भाग जाता था, लेकिन अब लौट कर देखता है कि आदमी मरा है कि नहीं। कहा है कि हम लोगों पर भी आरोप लगे, हमने खुद आकर कहा कि जांच कराओ। इनके मंत्री क्यों डर रहे हैं जांच से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।